इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार, हेलो डॉक्टर में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना अभी गया नहीं, कोरोना अभी भगा नहीं। 2020 पूरा साल अभिशप्त रहा कोविड-19 के प्रकोप से। दुनिया का हर इंसान ये सोच रहा होगा, ये चाह रहा होगा, ये उम्मीद कर रहा होगा कि 2020 के साथ कोरोना विदा हो जाए। लेकिन 2020 के जाते जाते नई खबर आ गई ग्रेट ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, कि कोरोना ने नया रूप ले लिया। उसका नया एक रूप हमारे सामने आया है और कई तरह की जिज्ञासाएं, कई तरह की आशंकाएं लोगों के मन में घर कर गई हैं कि नया कोरोना कैसा होगा, ये किस रूप से संक्रमण फैलाएगा, क्या वैक्सीन इस पर इस्तेमाल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कारगर होगी, नहीं होगी, नए संक्रमण किस तरह के होंगे। ये नया जो स्ट्रेन आया है, इसको लेके बहुत सारी आशंकाएं भी हैं, भय भी है और जिज्ञासा भी है। आज हम इन सबको लेकर आपसे रूबरू करा रहे हैं महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर के क्रिटिकल केयर यूनिट के हेड डायरेक्टर आशीष जैन से, डॉक्टर आशीष जैन से। इन्होंने सैकड़ों की संख्या में कोरोना के मरीजों का इलाज किया है। ऐसा व्यक्ति जिसने क्रिटिकल केयर को संभाला हो। सबसे ज़्यादा जो कोरोना में भयावहता थी वो इस बात की थी कि आदमी क्रिटिकल होकर पहुंचता था। ऑक्सीजन का लेवल नीचे, सांस नहीं ली जा रही, फेफड़े संक्रमित, किसी के गुर्दे भी खराब हो गए। ये सब के बावजूद लोगों को आशा की किरण दिखाने वाले, लोग उम्मीद की किरण जगाने वाले, ज़िंदगी की रोशनी दिखाने वाले डॉक्टर आज हमारे बीच हैं। डॉक्टर आशीष जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी के स्टूडियो में। हमारे दर्शकों की तरफ से भी मैं वेलकम करता हूं आपको। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि ये नया स्ट्रेन आया है, ये कोरोना कोविड-19 जिसको कहते हैं, उसने कैसे रूप बदला अपना और इस रूप बदलने के क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं मनुष्य जाति पर? ये जो नया स्ट्रेन कोरोना 19 का आया है, जिसे अभी 15 दिसंबर को यूके में इंट्रोड्यूस किया गया और जिसका जो लेटेस्ट नेम है उसको हम बोलते हैं VUI1 202012। सो वायरस जब भी रेप्लिकेट करता है वो म्यूटेट होता है, उसमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। इस वायरस में जो इसका स्पाइक प्रोटीन है, जिसकी वजह से वो हमारी नॉर्मल कोशिकाओं से अडहेयर होता है, अटैच होता है, उस प्रोटीन के अंदर थोड़ा चेंज आ गया है। उस म्यूटेशन का जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है N501Y। सो उससे चेंज ये हुआ है कि अब ये जो नया स्ट्रेन है ये पहले से ज़्यादा तेज़ी से इन्फेक्ट कर सकता है, ऐसा स्टडीज़ बताती हैं। ये एक नया चेंज है इस नए स्ट्रेन में, और ये स्ट्रेन यूके में मिला है और साउथ अफ्रीका में मिला है, दोनों कंट्रीज से मिला है। अभी जो करंट में यूके में दोबारा से सर्ज आया है पेशेंट्स का, उसमें सदर्न यूके में लगभग 20% पॉपुलेशन इस नए स्ट्रेन से अफेक्टेड है। अच्छी चीज़ ये है कि जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, बट ये कम संक्रामक है, इसमें आक्रामकता कम है, इसका सीवियरिटी कम है। सो ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा। अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, इट इज़ अराउंड 10-12 डेज ओल्ड है, बट देखते हैं। उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, ये ऐसा कई माध्यमों से बताया भी जा रहा है कि ये 70% ज़्यादा आक्रामक है या 70% इसकी फैलने की क्षमता ज़्यादा है। दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा है? शरीर पर घुसने के बाद आक्रमण की क्षमता कोविड-19 से 70% ज़्यादा है, या हमारे बीच में स्प्रेड आउट होके संक्रमित करने की क्षमता लोगों को 70% ज़्यादा? क्या चीज़? सर देखिए, इसकी लोगों के बीच में फैलने की क्षमता ज़्यादा है जी। ये स्प्रेड जल्दी होगा क्योंकि इसके स्पाइक प्रोटीन में चेंज हुआ है, जिससे कि ये वायरस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से अटैच होता है। तो आप लोगों के बीच में, पॉपुलेशन के बीच में इसका स्प्रेड ज़्यादा तेज़ी से रहेगा, लेकिन इन्फेक्ट होने के बाद संक्रामकता उसकी कम है।
इंटेंसिटी कम है, इंटेंसिटी कम है। ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स अभी तक यही बताती हैं। यानी कि पहले वाला कोरोना अगर होता था, पुराना कोरोना आम आदमी की भाषा में कहूँ, तो वो जितना जल्दी और जितना ज़्यादा इफेक्ट करता था हमारी कोशिकाओं को, फेफड़ों को, इन सब चीज़ों को, गले को, उसके मुकाबले इसकी तीव्रता कम रहेगी। पर हमारे मुंह से, सांस से निकलने वाला अगर वायरस है तो वो ज़्यादा लोगों को फैलाएगा। ये फ़र्क है इसमें। जी हाँ, थोड़ा सा जो हमें अभी डेटा मिला है उसमें ये है कि ये यंग पॉपुलेशन को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है जी, स्प्रेड जल्दी हो रहा है, लेकिन सीवियरिटी ऑफ डिजीज इसमें कम है। जी, तो पहले वाले में ये थी कि जब एकदम शुरू हुआ दुनिया में और भारत में जब आया जी, और एक बिल्कुल आतंक का माहौल बन गया, भय का माहौल बन गया, जी, और लोग मरने भी लगे फटाफट, और ये कहा गया कि 60 साल से उम्र वालों को ज़्यादा खतरा है। तो अब इस वाले में जवानों को भी खतरा बराबर या कुछ ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है इस नए स्ट्रेन में। बराबर ही है सर, बराबर जितना अभी के स्ट्रेन में उतना ही है। उतना ही है, लेकिन इसके एक बार घर शरीर में प्रवेश के बाद में आक्रामकता उससे पहले से कम है। yes। ठीक है, तो इसमें अगर मास्क हमारे पास है तो नया स्ट्रेन क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा, मास्क सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन है आपका। जी, तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि नए स्ट्रेन से डरे नहीं। अगर मास्क आपने लगा रखा है और 2 गज दूरी है तो नया स्ट्रेन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बात तो हमें समझ लेनी चाहिए। अब डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीन आया है कोरोना का, जी, इसको लेके क्लैरिटी नहीं दुनिया में भी, मतलब हिंदुस्तान में तो कम से कम नहीं है, मैं दुनिया की नहीं कहता बात, हमारे लोगों के बीच में ये है कि वैक्सीन इफेक्ट करेगा। कोई कंपनी कह रही 95% सफल है, कोई 90% कह रही है। जी, कहीं रिएक्शन भी हो गया, अनिल विज जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने लगाया, उनको कोरोना हो गया। जी, तो अभी लोग, बड़े बड़े लोग लगवा रहे हैं बताने के लिए दुनिया को, उदाहरण पेश करने के लिए, आदर्श पेश करने के लिए। जी। कितनी उम्मीद लगती है कि वैक्सीन लगने के बाद आपको कोरोना नहीं होगा? सर देखिए, वैक्सीन का एक टाइम है, वो आपको एक टाइम तक ही प्रोटेक्शन देगा, उसके बाद आपको इसको दोबारा लगवाना होगा। जो वैक्सीन्स अभी अवेलेबल हैं जो आने वाली हैं मार्केट में, जैसे इंग्लैंड में या यूएस में अभी शुरू हुई है, वो फाइज़र की वैक्सीन है या मॉडर्ना वैक्सीन है, या इंडिया में जो वैक्सीन आने वाली है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, स्पुतनिक और कोवैक्सीन्स जो हैं, वो 2 शॉट में लगेंगी और उनकी जो इफेक्टिविटी है, इट इज़ सेड कि वो 70 to 90% आपको 2 इंजेक्शन लगने के बाद प्रोटेक्शन देगी। लेकिन वो प्रोटेक्शन लाइफ लॉन्ग नहीं होगा, वो आपको 8 महीने 10 महीने तक का प्रोटेक्शन देंगी, उसके बाद आपको दोबारा से वैक्सीनेशन लेने की ज़रूरत है। वैक्सीन एक चेन तोड़ने में सहायता करती है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को जब वैक्सीन लग जाएगा तो एक जो स्प्रेडिंग हो रहा है, जो स्प्रेड हो रहा है सोसाइटी के अंदर, हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और वो स्प्रेड रुकेगा, इसमें सहायता करता है। पर ये ना समझें कि हमने वैक्सीन ले लिया अब हम प्रोटेक्टिव हो गए, अब हमें कोरोना कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 100% वैक्सीन प्रोटेक्शन नहीं देती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो मास्क और डिस्टेंस तो फिर भी आपके जीवन का हिस्सा रहेंगे ही, उनको बना के चलना है। वैक्सीन लीजिए और वैक्सीन के बाद में भी प्रोटेक्शन को अपने साथ में चलाते रहिए। ये जो एक फ्रेज आ गया नया, न्यू नॉर्मल, न्यू नॉर्मल, बिल्कुल नया मुहावरा सा हो गया, बिल्कुल न्यू नॉर्मल। मास्क और नॉर्मल भी डिस्टेंस नया हो गया, ये नॉर्मल मास्क के साथ जीना, 2 गज दूरी के साथ जीना, ये न्यू नॉर्मल है। बिल्कुल सर, ये न्यू और नॉर्मल वैक्सीन लगा लो तो भी न्यू नॉर्मल के प्रोटोकॉल को आपको पालन करना पड़ेगा, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखना पड़ेगा, जी। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा कोरोना से मौतें भी कम हो रही है अब, और कोरोना के इन्फेक्शन की संख्या भी, जो सरकारी आंकड़े कह लें, जो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम मीडिया में भी वो सब कुछ जान पाते हैं जो सरकार बताती है, जी, उसकी संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है। राजस्थान में भी काफ़ी कम हो रही है। जी सर। तो क्या वास्तव में कोरोना कम हो रहा है या जांचें कम हो रही? कई लोग के सवाल उठाते हैं, जांचें कम कर दी सरकार ने, सरकार कहती नहीं जांचें कम नहीं की है, जी, ये एक विवाद की स्थिति है। तो क्या कोरोना धीमा पड़ गया, प्रसार कम हो रहा है, फैल कम रहा है, या जांचें कम हो रही है, या वास्तव में कोरोना की आक्रामकता कम हो गई? सर देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है इसके पीछे जो रीजंस हैं, जांचें बिल्कुल कम नहीं हुई हैं, जांचें पहले जितनी ही और इवन उससे ज़्यादा फैसिलिटी आज अवेलेबल है हमारे पास में। लोग भी आपस में बहुत मिल रहे हैं, शादियों का सीज़न अभी गया है, त्यौहार अभी गए हैं। जो अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आप अगर देखें, काफ़ी न्यूज़पेपर्स में भी छपा है कि हमारे जो सोसाइटी है उसमें लगभग 30-40% पॉपुलेशन अफेक्ट हो चुकी है। सो हम लोग हर्ड इम्यूनिटी अटेन कर रहे हैं, हम लोग हर्ड इम्यूनिटी को रिसीव करते जा रहे हैं। धीरे धीरे जो हमारी पॉपुलेशन है वो इफेक्ट होती जा रही है। अभी रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई है जो ये बताती है कि इंडिया में 1
पॉजिटिव पेशेंट के पीछे 90 के आसपास मिसिंग पेशेंट होते हैं जो कि कोविड पॉजिटिव होते हैं, जिनको जी। कोई सिम्टम नहीं है। हाँ, जब कोई सिम्टम नहीं है तो आप हेल्थ फैसिलिटी को अप्रोच भी नहीं करते हो और आप अपने आप ठीक हो जाते हो, आपके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। सो दिस गिव्स ए लॉट ऑफ स्प्रेड इनटू द कम्युनिटी। बहुत सारा स्प्रेड हो चुका है और वो सब लोग इम्यूनिटी डेवलप कर चुके हैं। इस वजह से कोरोना के केसेस इस समय पे कम है। इसमें टेस्टिंग जैसा कि टेस्टिंग कम करी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक बात संक्रामकता की है, अभी भी जो पेशेंट इफेक्ट हो रहे हैं उनकी एज, उनकी पुरानी बीमारियाँ, उनके वो किस समय पे हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, वो अभी भी पुराने वायरस जैसा ही सिमिलर है पैटर्न। नंबर्स कम है। डॉक्टर साहब एक वो पुराना शेर था, दर्द का हद से गुजर जाना है दवा होना। तो ये हद से गुजर गया कोरोना, हद से गुजर शायद गया। इसी से इम्यूनिटी डेवलप हो गई दवा बहुत सारे बन लोगों रही में है, शायद। और हद से गुजरे हुए इस दर्द को लोगों ने पछाना सीख लिया, बर्दाश्त सही करना है, सीख सही लिया, बात। बॉडी ने रेजिस्ट करना सीख लिया, बिल्कुल। हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई। Exactly. और बहुत सारे लोगों को कोरोना होकर चला गया, उन्हें चला। पता ही नहीं चला कि उन्हें कोरोना हुआ, संक्रमित हुए, कब बॉडी ने कोरोना को निपटा दिया सही और बात। कोरोना को यह अवसर नहीं दिया कि वो उनको निपटा सके। तो बहुत सारे लोगों ने हमारे मुल्क में, चूंकि बहुत सारे लोग मेहनत कश हैं, बहुत सारे लोग खान पान बहुत रॉ करते हैं, रॉ खाना खाते हैं और शरीर पचाने के लिए और शरीर को बर्दाश्त करने के काबिल ज़्यादा है। बहुत कम लोग एसी में रहते हैं, बहुत कम लोग वैसा पानी पीते हैं जिसको फिल्टर्ड हम पीते हैं। हाँ, आरओ का और उसका, तो RO का उसलिए बॉडी में ऑलरेडी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था कई लोगों में और बॉडी ने कोविड-19 को झेल कर उसको निपटा दिया, हमें पता ही नहीं लगा। ऐसा बहुत सारा हुआ और ऐसा ज़्यादा होता जा रहा है दिन पे दिन। इसलिए कोरोना के मरीजों की संख्या कम होती जा रही है और कोरोना से मौतों की संख्या भी कम हो रही है। डॉक्टर साहब, एक कारण ये भी हो सकता है कि जब शुरू में कोरोना आया तो अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों को जी, डॉक्टर भी नहीं जानते थे कैसे इलाज करना है, बिल्कुल सर, न आपके पास पीपीई किट थे, बिल्कुल। न लोग अस्पताल जाने को तत्पर होते थे, डरते थे कि अस्पताल में पता नहीं क्या होगा, कौन, क्योंकि हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि अस्पताल में जाओ तो मरीज के साथ उसके घर वाले जरूर रहते हैं। उसके बिना मरीज मानते ही नहीं है कि मेरा इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है या मेरा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो घर वाले जा नहीं सकते अंदर, घर वालों को अलग रहना पड़ेगा, घर में भी रहे तो अलग रहना पड़ेगा। तो बिल्कुल पूरी तरह अस्पताल और डॉक्टरों के हवाले, नर्सिंग कर्मियों के हवाले, और नर्सिंग कर्मी डॉक्टर को भी पहले न तो पीपी किट थे उनके पास इतने, न सैनिटाइजर थे, न मास्क थे। इनका चलन होते होते बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल होती चली गई, लेकिन पहले जो भयावहता थी वो ऐसी थी। जब आपके पास इनिशियली लोग आने लगे, जब मार्च में एकदम लॉकडाउन हुआ और भयावहता फैल गई चारों तरफ, तब आपको कैसा लगा, कैसे आपने ट्रीटमेंट किया? आपके यहाँ भी काफ़ी लोग, मैंने सुना है कि आपकी जितनी भी इमरजेंसी थी और जितने भी इंटेंसिव केयर यूनिट थे सारे फुल भरे रहे, शायद जी 90-100 बेड थे, कितने थे? जी सर देखिए, हमारे पास पहला कोविड पेशेंट आया था अप्रैल में, इन बिगनिंग ऑफ अप्रैल में हमने पहला कोविड पेशेंट ले लिया था हमारे हॉस्पिटल में। और महात्मा गांधी हॉस्पिटल अब तक लगभग 7000 से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट कर चुका है, जिसमें से मोर देन 1500 पेशेंट आईसीयू से ट्रीट होके डिस्चार्ज हुए हैं। सो भयावहता तो थी, शुरू में डर बहुत था, इवन डर हेल्थ केयर वर्कर्स में, डॉक्टर्स के बीच में, जो नर्सिंग कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, सबके बीच में था। हम फॉर्चुनेट रहे कि हमारे हॉस्पिटल में हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनकी तरफ से हमें कभी किसी चीज़ की या पीपीज़ की डेफिशिएंसी हमें फील नहीं करनी पड़ी, बट डर तो फिर भी रहता था। शुरुआत में ना तो दवाइयाँ थी, ना दवाइयाँ जो आज रेमडेसिविर है या टोक्लिज़ुमैब है या स्टेरॉइड्स है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो शुरुआत में ट्रीटमेंट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी। फिर भी जो कुछ भी अवेलेबल था, स्टेरॉइड्स थे, वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट को ट्रीट करना, उनका मॉरल बढ़ा के रखना, क्योंकि आपके साथ में पेशेंट के अटेंडेंट नहीं होते हैं। तो पेशेंट सबसे ज़्यादा परेशान रहता है अकेलेपन से। एक तो बीमारी का डर, उसने सब जगह से सुन रखा होता है कि जिसको कोविड हुआ वो तो बचेगा ही नहीं, दवाई नहीं है इसकी जी। तो वो जो डर था उसको दूर करने का एक ही तरीका था कि वो पेशेंट को हम लोग जाके मॉरली बूस्ट अप करें, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करें, और हम वो करते थे। हम पहले दिन से पेशेंट के पास जाते हैं, पीपी पहन के जाते हैं, उनको टच करते हैं, उनको बताते हैं कि देखिए आपको कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखिए, आपके अटेंडेंट्स हैं, उनसे हम उनकी बात कराते थे, फ़ोन पे बात कराना है या फ़ोन अलाउ करना है।
तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमने दिया। इसके अलावा उनकी जो भी हमारे पास उस समय पे लेटेस्ट मेडिकेशंस अवेलेबल थी वो सब हमारे हॉस्पिटल ने जल्दी से जल्दी प्रोक्योर की और उनको ट्रीटमेंट शुरू किया। और जो क्रिटिकली इल पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते हैं, चाहे वो वेंटिलेटर पे जा रहा है या वो बाईपैप पे है या हाई फ्लो नेजल कैनुला पे है, उनको भी कोशिश करके जितना हो सके जो भी हमारे हाथ में मेडिसिन हैं या जो भी हमारे हाथ में एफर्ट्स हैं वो करके हमने सेव करने की कोशिश की। डर था, समय के साथ ये डर कम होता गया क्योंकि लोगों ने भी देखा, लोगों ने समझा, हमारे डॉक्टर कलीग्स ने, नर्सेस ने भी समझा कि कोविड होने का मतलब एंड नहीं है, आप वहाँ से भी ठीक होके बाहर आ सकते हैं। मुझे याद है कि जब हमने हमारे फर्स्ट जो ग्रुप ऑफ पेशेंट आए थे उनको हमने डिस्चार्ज किया था तो एक अलग ही माहौल था हॉस्पिटल के अंदर कि आपके यहाँ से पेशेंट ट्रीट होके घर सेफ हेल एंड हार्टी घर जा रहे हैं। सो वो एक बहुत मॉरल बूस्टअप देता है सबको। फिर कुछ कलीग्स भी पॉजिटिव हुए, फिर ग्रेजुअली वो भी सब रिकवर कर गए। तो अभी तो स्थितियाँ काफ़ी अलग हैं, अब सब जगह पे इलाज होता है क्योंकि इलाज पता है कि अभी ये चीज़ें करनी हैं। स्टडीज़ आ रही हैं सारे वर्ल्ड से, सब लोग इसी एक डिज़ीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, दवाइयाँ हैं, तरीके पता हैं कि किस लेवल पे आपको क्या इंटरवेंशन करना है, किस जगह पे क्या चीज़ नहीं करनी है। तो चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये जो नया टीका आया है, वैक्सीन, इसके बारे में भी लोगों में मन में सवाल है कि नया स्ट्रेन आ जाएगा तो उस पर लागू नहीं होगा, कारगर नहीं होगा? जी सर, ऐसा नहीं है। जो भी वैक्सीन बन रहे हैं वो किसी एक ही टारगेट को लेके नहीं बन रहे हैं जी। एक वैक्सीन के बहुत सारे टारगेट होते हैं वायरसेस के। तो स्पाइक प्रोटीन खुद से एक बहुत बड़ा टारगेट है, उसके एक जीन में थोड़ा सा चेंज हुआ है जिसकी वजह से नया स्ट्रेन बना है। तो ऐसा जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि ये जो वैक्सीन्स आ रही हैं ये कारगर होंगी उसके ऊपर। बट जो मॉडर्ना है कंपनी, फाइज़र है या जो और अदर मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने अपनी स्टडीज़ रीस्टार्ट कर दी हैं इस नए स्ट्रेन को लेके भी, और देखते हैं आगे उनकी क्या रिपोर्ट कहती है। बट जिस तरह का अभी तक रिपोर्ट्स हैं हमारे पास में या जो भी यूके से लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं, उस हिसाब से ये वैक्सीन्स नए स्ट्रेन पे भी काम करती है। डॉक्टर साहब, बहुत एक कॉमन मैन का सवाल जी, कि जब ये कोविड-19 आया था तो लोगों को ये बताया गया कि आप साबुन से हाथ धोते रहिए, इसकी जो परत है, बॉडी है ऊपर जी, वो साबुन से उसका वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाती है वो परत जी, इस कोरोना की, कोविड की, जी, और सैनिटाइजर से टूट जाती है। जी। क्या नया स्ट्रेन इससे इम्यून हो गया है क्या कि उसकी परत नहीं टूटेगी और साबुन और ये इनफेक्टिव हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। बिल्कुल आप साबुन और सैनिटाइजर यूज़ करें जैसे आप करते आए हैं जी। 20 सेकंड तक हैंड वॉश करें सोप से और ये बिल्कुल ख़त्म होगा उससे। अच्छा, तो मतलब वो तीनों बातें जारी रखें, साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर से हाथ धोना जारी रखें, चाहे स्ट्रेन नया आ जाए तो भी? जी बिल्कुल। मास्क जारी रखें, बिल्कुल। चाहे नया स्ट्रेन आ जाए तो भी? जी हाँ। और 2 गज दूरी जारी रखें, चाहे नया स्ट्रेन आ जाए वो तो रखनी भी? है जी। यानी कोरोना कितने भी रूप बदल ले, ये 3 प्रोटोकॉल हैं कोरोना से लड़ने के, और 3 हथियार हैं आपके। बिल्कुल। साबुन से या सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें। हाथ ही क्यों धोते रहें, ये इसका भी एक प्रश्न कई बार उठता है आम लोगों के सामने कि हाथ में ऐसा क्या है कि हाथ ही धोने के लिए कहते हैं आप? सर, हाथ धोने से क्या है कि हमारे हैंड्स होते हैं जो ज़्यादातर समय वायरस या बैक्टीरिया को कैरी करके और एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं जी। ये वायरस स्प्रेड आउट होगा खांसने छींकने से, जो हमारे फोमाइट्स आ रहे हैं। अब आपने छींका इस सरफेस के ऊपर, मान लीजिए वो स्प्रेड हो गए, आपने हाथ रख दिए, फिर आपने अपनी नोज़ पे लगा लिया तो आपकी नोज़ तक चले गए। अगर हैंड क्लीन रहेंगे तो आप अपने मुंह को टच भी करेंगे तो वो इफेक्ट उनका कम रहेगा। और आपने जहाँ टच किया वहाँ दूसरा टच करेगा तो वो भी दूसरे को स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड हो जाएगा अगर आपने साबुन से हाथ नहीं धोए साबुन से और टच कर लिया किसी सरफेस बिल्कुल को। इसीलिए फेस और नोज का जो एरिया है आपका, इसको आप या तो टच ना करें तो बेस्ट है, अगर टच करने की आपकी आदत है तो हैंड सैनिटाइज करें। ये 6 घंटे का माना जाता है कि 6 घंटे तक वो जिंदा रहता है हवा में शायद, हाँ, वायरस। तो नया स्ट्रेन भी यही, उसकी अभी तक स्टडी यही आई है कि इतने घंटे, या जी हाँ सर, कोई लॉन्गेटिविटी है इसकी लाइफ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सर। केवल उसके जो डिफरेंस है वो उसकी एडेरेंस में है। ये वायरस जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, हमारी सेल्स, ह्यूमन सेल्स के जो रिसेप्टर हैं, उस पर बाउंड होने की, उस पर अटैच होने की कैपेसिटी बढ़ गई है। और अच्छा जी। डॉक्टर साहब, ये जो आप क्रिटिकल केयर यूनिट के हेड थे जी,
वहाँ पर दो बातें होती थी, एक तो ऑक्सीजन लगाते थे आप आदमी के आते ही, ऑक्सीजन लेवल। जी वैसे तो हम कई बार बता चुके हैं अपने ढालो डॉक्टर में, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा दें कि ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर में कितना आना चाहिए और कितनी उसकी आपकी वो आनी चाहिए पल्स रेट, जिससे आप मानेगा आप नॉर्मल हैं, आप खतरे से बाहर हैं। 94 से ऊपर अगर आपका ऑक्सीजन लेवल आ रहा है कोरोना पेशेंट में, 94 से ऊपर सैचुरेशन, और अगर आपकी हार्ट रेट अराउंड 90 और उससे बिलो है, देन यू आर सेफ। 90 से ऊपर पल्स रेट आ जाती तो थोड़ा फीवर हो सकता है आपको, हाँ जी। टैकीकार्डिया हो सकता है। फीवर भी कितना आने पर माने कि आप सेफ नहीं हो? 100 से ऊपर, जब 100 के ऊपर हो तो हाँ, 100 माने के आप ऊपर सेफ नहीं हो। जाए, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल मैं अंत में ये पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पे आते ही ऑक्सीजन लगाते अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो तो, जी। और वेंटिलेटर पे भी ले आते हैं जी ये कैसे तय होता है कि कब ऑक्सीजन देनी है और कब वेंटिलेटर पे ले जाना है? सर, सबसे पहले पेशेंट को ऑक्सीजन लगाते हैं, उसका लेवल कितना आ रहा है, पेशेंट रूम एयर पे कितने ऑक्सीजन के ऊपर है, उससे डिसाइड होता है। अगर उसका सैचुरेशन रूम एयर पे 80 के आसपास आ रहा है, आपने ऑक्सीजन लगाई, ऑक्सीजन लगाने के बाद वो बढ़ के 90, 92, 94, 96 हो गया, 96 तक आ गया, तो कोई इशू नहीं है, आप ऑक्सीजन कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपका ऑक्सीजन लेवल अप्रोप्रिएट नहीं आ रहा है तो आपको और ऊपर जाना पड़ेगा, चाहे तो बाईपैप पे या वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन लगाने के अलावा दूसरा फैक्टर होता है कि आपकी सांस लेने की गति कितनी है, आपको कितना सांस लेना पड़ रहा है, कितना एफर्ट करने पड़ रहे हैं। अगर आपके सांस लेने के एफर्ट में फ़ायदा नहीं हो रहा है ऑक्सीजन लगाने के बाद में, आप अभी भी सांस बहुत तेज़ी से ले रहे हैं, तो वेंटिलेटर पे लेके सांस को आराम देना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपके लंग डिजीज़ हो गए, उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये कि ऑक्सीजन लेवल भी इसलिए कम होता है कि आपके जो फेफड़े हैं वो कमजोर हो गए, सांस ज़्यादा नहीं ले पा रहे जी। या उतनी तेजी से उतनी इंटेंसिटी नहीं ले पा रहे जितनी जरूरत है बॉडी को ऑक्सीजन की। जी जी तो आप उससे वेंटिलेटर पे ले आते हैं। अब ये एक आम धारणा है, बिल्कुल कॉमनली आम लोग बातचीत करते हैं, अरे साहब उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया, मतलब ये अब लौट के नहीं आएगा आदमी। जी वेंटिलेटर पे डालने का मतलब ये है कि भाई ये तो मृत्यु के करीब है और लौट के आ जाए तो भगवान की कृपा, नहीं तो बस मानते हैं कि वेंटिलेटर का मतलब गया। जी इस धारणा में कितनी सच्चाई है डॉक्टर साहब? सर, ये धारणा बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत सारे पेशेंट, गुड नंबर ऑफ पेशेंट वेंटिलेटर पे जाते हैं, जैसे जैसे उनकी बीमारी रिकवर होती जाती है वेंटिलेटर से हट जाते हैं। वेंटिलेटर एक सपोर्ट है, वो आपको समय प्रदान करता है तब तक आप उस बीमारी से रिकवर होने के लिए। अगर आप उस समय को नहीं देते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट तो अपनी बीमारी से ही एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको समय बाई आउट करना होता है, जितने टाइम पे आपकी दवाइयाँ काम करें, आप बीमारी को कंट्रोल कर सकें, और उसके बाद जैसे ही आप ठीक होते हैं आप वेंटिलेटर से हट जाते हैं। ये तो हमारे मॉडर्न आईसीयू में डेली का उस टाइम में, जिस टाइम में आप क्रिटिकल हो, जी, आपके फेफड़ों में को उतनी ऑक्सीजन दे दी जाए जितनी वो ले नहीं पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे कि हैं, दवाई support को अपना असर डालने के लिए टाइम मिल जाए, समय मिले और जी। बॉडी कोलैप्स ना करे। जी। ये एक डिवाइस है एक तरह से वेंटिलेटर। ये डिवाइस है और ये एक आखिरी सवाल में ये कि जो प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुई थी, जी आजकल उसका नाम अब कम आ रहा है, जी। तो क्या प्लाज्मा थेरेपी कितनी कारगर थी, है, अब उसकी जरूरत है, नहीं है, क्या मानते हैं आप? सर देखिए, प्लाज्मा थेरेपी कारगर थी और है, बट इस पे डिसीजन ये है कि आपको उसको कब यूज़ करना है। अगर आप उस प्लाज्मा थेरेपी का अप्रोप्रिएट यूज़ करते हैं, सही समय पर यूज़ करते हैं, वो अभी भी इफ़ेक्टिव है। अर्ली स्टेजेस में सही समय पे जल्दी आप उसका यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। एक बार अगर आपकी बॉडी में ही नेचुरली एंटीबॉडी बन जाएंगे तो फिर प्लाज्मा की एंटीबॉडी देने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इसीलिए जो जितना जल्दी आप हॉस्पिटल को अप्रोच करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उस समय पे आप प्लाज्मा लेते हैं, जब आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं हुए हैं तो प्लाज्मा कारगर होता है जी। और अगर आप 15-20 दिन के बाद जा रहे हैं, जब आपकी खुद की बॉडी एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेती है, उस समय आप एक और प्लाज्मा या एंटीबॉडी लेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं, कोई यूज नहीं। रिस्क भी हो सकती है, दूसरे खून का प्लाज्मा आता है तो उसकी रिस्क भी हो सकती है। उनकी और भी रिस्क आती है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन एक यक्ष प्रश्न, बिल्कुल आखिरी प्रश्न जी, 2020 का सबसे बड़ा सवाल, जी, इसे $1 मिलियन क्वेश्चन कह सकते हैं जी। क्या हमारी धरती, मानव सभ्यता कभी और कब कोरोना विहीन, कोरोना मुक्त हो पाएगी? सर देखिए, अभी नियर फ्यूचर में तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि कोरोना रहेगा, जैसे स्वाइन फ्लू है अभी भी, धीरे धीरे समय के साथ में इसका प्रकोप कम होता चला जाएगा। ये एक आम फ्लू की तरह होकर रह जाएगा, जिसके स्पोरोडिक केसेस आपको साल में 2000, 4000, 5000 ऐसे पेशेंट आते रहेंगे, आप इनको ट्रीट करते रहेंगे। आज से 2-3 साल पहले आप देखते हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर कि साहब जयपुर में 500 नए स्वाइन फ्लू के पेशेंट हैं या 600 स्वाइन फ्लू के पेशेंट हैं। पर 2009 और 2010 में जब ये पेंडेमिक था तो बहुत हज़ारों में पेशेंट हुआ करते थे। तो सिमिलरली ये कोरोना के साथ भी होगा, समय के साथ ये फेज आउट हो जाएगा, रहेगा यहीं पे। ये हमारे साथ कोरोना वायरस बहुत समय से है, उसमें म्यूटेशन हुआ तो हमें दिक्कत हुई, वो म्यूटेशन धीरे धीरे सेटल होता जाएगा और आप फिर से नॉर्मल लाइफ में आएंगे।
फिर भी कोई उम्मीद 2021 के लिए कि एक समय सीमा मान लें कि इसके बाद इंटेंसिटी कम होगी, जितने उपाय हो रहे हैं, वैक्सीन लग रहे हैं, मास्क का प्रयोग हो रहा है, सब अवेयरनेस आ गई है, कोई उम्मीद? मार्च और अप्रैल ऐसा लगता है सर, उसके बाद में काफ़ी इनके जो इंसिडेंसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम होने के चांसेस हैं। और गर्मी आने का कोई फर्क पड़ेगा इसमें? कम होंगे सर, गर्मी आने से ऐसा कम लगता है होगा। कम। चलिए, तो आज हमने कोरोना और उसके नए स्ट्रेन पर चर्चा की क्रिटिकल केयर यूनिट के हेड महात्मा गांधी अस्पताल के डॉक्टर आशीष जैन से। बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिले और उम्मीद की एक किरण भी कि नए स्ट्रेन से डरने की कोई बात नहीं, इन्फेक्ट करने की इसकी क्षमता कम है, स्प्रेड आउट करने की क्षमता ज़्यादा है। और धीरे धीरे न्यू नॉर्मल के जरिए हम चले, मास्क के साथ, सैनिटाइजर के साथ, 2 गज दूरी के साथ, तो शायद मार्च अप्रैल में कोई ऐसा दिन आए जब एक सामान्य सी बीमारी बनकर रह जाए कोरोना और दुनिया इसके भय से मुक्त हो जाए। नए साल में इस नई उम्मीद के साथ, इस नई किरण के साथ कि मानव सभ्यता को कोरोना के अभिशाप से मुक्ति मिलेगी और हम सब लोग हमारी आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए, हमारी सामाजिकता को वापस से रेस्टोर करने के लिए, घर परिवारों के रिश्तों को बनाए रखने के लिए, मिठास को बनाए रखने के लिए, शादी ब्याह, अपनी सारी परंपराएं, रस्में, होली दिवाली त्यौहार को पहले की तरह मनाने के लिए एक उम्मीद की किरण है। और शायद 2021 में वो दिन आएगा, हम पहले की तरह होली, पहले की तरह दिवाली, पहले की तरह शादियां, कवि सम्मेलन, संगीत के कार्यक्रम, घर आना जाना सब शायद शुरू कर पाएँ। इसी उम्मीद के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं 2021 के लिए आप सभी को। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर।